नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मैनेज पेशेंट्स प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिवली। प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या है और पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या है। प्री ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन कोई होना है उससे पहले जो भी पॉइंट्स देखने हैं, जो भी स्टेप्स फॉलो करने हैं, वो कंफर्म करनी है पेशेंट की आइडेंटिटी, नेम, एज, मेडिकल रिकॉर्ड, सब कुछ कंफर्म करना है किसी और पेशेंट की जगह किसी और की, ताकि सर्जरी ना हो जाए। कंफर्म करना है डायग्नोसिस और इंडिकेशन फॉर सर्जरी। सर्जरी से पहले भी कंफर्म करेंगे डायग्नोसिस के यही मसला है, इसके लिए यही सर्जरी होनी चाहिए। इंडिकेशन फॉर सर्जरी, अगर वो मसला उसका सोल्यूशन सिर्फ सर्जरी ही है तो तब उसकी सर्जरी करें। उसके अलावा कंफर्म करें डायग्नोसिस को, ठीक है। ये नहीं करना कि राइट लेग की जगह लेफ़्ट लेग का जनाब सर्जरी हो रही है, तो कंफर्मेशन पूरी करनी है, ठीक है। सही पेशेंट होना चाहिए, सही उसकी डायग्नोसिस होना चाहिए। उसके बाद ऑब्टेन करना है उससे इन्फॉर्म कंसेंट। वो हम बहुत बार देखा है, पेशेंट को कंप्लेन पूरा एक्सप्लेन करना, प्रोसीजर, साथ में उसके रिस्क जो भी मसले मसाइल हो सकते हैं सर्जरी की वजह से, और उसके अलावा बेनिफिट्स जो उसे अटेन होंगे, तो सारा कुछ बताना है। उसके बाद से कंसेंट लेना है, और क्योंकि ये सर्जरी है तो इसमें रिटर्न कंसेंट लेना है। उसके बाद प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशंस में ब्लड टेस्ट कराते हैं, इमेजिंग कराते हैं, ईसीजी कराते हैं। कोमॉर्बिड कंडीशंस उसके साथ साथ, अगर डायबिटिक है पेशेंट या हाइपरटेंसिव है तो हाइपरटेंशन है, अगर डायबिटीज़ है तो कोमॉर्बिड कंडीशंस देखनी है। प्री ऑपरेटिव फास्टिंग, पेशेंट को बताना है कि सर्जरी से इतने घंटे पहले आपने कुछ नहीं खाना। ये इसलिए होता है कि जब पेशेंट को एनेस्थीसिया दे देते हैं तो फिर एस्पिरेशन का रिस्क डेवलप हो सकता है। उसके बाद प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन होती हैं, कुछ जैसे एंटीबायोटिक्स होती है, वो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने की, पिछले ब्लॉग में हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव था ये। उसके बाद सर्जिकल साइट प्रिपरेशन होती है, और पेशेंट को एनेस्थीसिया भी दे दिया है। उसके बाद जिस जगह का ऑपरेशन करना है उस जगह को लोकेट करते हैं, उस पर कोई निशान सा लगा देते हैं। अक्सर ऑपरेशन से पहले अगर कोई आपने ओटी अटेंड किया तो उसमें देखा होगा। उसके बाद उसको उस एरिया को क्लीन करते हैं, इससे इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाता है। इसमें दूसरा पॉइंट है वो है पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। अब इसमें क्या करना है कि ऑपरेशन के बाद पेशेंट के वाइटल साइंस मॉनिटर करने हैं, ताकि अगर वाइटल साइंस ठीक आ रहे हैं ऑपरेशन के बाद तो वो तो चलो सही है, लेकिन अगर कोई मसला हो रहा है, थोड़े बहुत भी चेंज होगी, तो फिर उनकी अर्ली डिटेक्शन हो जाएगी और कॉम्प्लिकेशंस डेवलप नहीं होगी ज़्यादा। पेन मैनेजमेंट करते हैं, सर्जरी है पेशेंट की तो उसको ऑब्वियसली पेन होगी तो एनाल्जेसिक्स देते हैं। वूंड केयर है, ठीक है, इंस्पेक्ट करना है टाइम टू टाइम वूंड को भी, ड्रेसिंग को भी, ताकि कोई इन्फेक्शन डेवलप ना हो, या ब्लीडिंग है तो वो डिटेक्ट हो जाए। कॉम्प्लिकेशंस के लिए मॉनिटर करना है, ठीक है, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, डीवीटी। उसके बाद क्यों अर्ली मोबिलाइजेशन का कहना है पेशेंट को, क्योंकि अगर वो ज़्यादा देर तक बेड पर रहेगा तो डीवीटी, डी वीनस थ्रोम्बोसिस का चांस बढ़ सकता है, निमोनिया हो सकता है। तो इन कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट कहना है कि आप जल्दी चलना फिरना स्टार्ट कर दें। उसके बाद न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन का देखना है, ग्रेजुअल रिज्यूम कराना है पेशेंट को, ओरल इनटेक। उसके बाद फॉलोअप केयर, ये इंश्योर करनी है कि पेशेंट आपके पास फॉलोअप सेशंस के लिए आता रहे, ताकि आप उसको मॉनिटर भी करते रहें, उसकी हीलिंग जो है वो प्रॉपर होती रहे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंस्पेक्शन ऑफ प्रीकॉर्डियम एंड जेबीपी। प्रीकॉर्डियम पहले देख लेते हैं। तो प्रीकॉर्डियम क्या होता है, ये इंटीरियर सरफेस ऑफ चेस्ट का रीजन है, जो कि डायरेक्टली हमारे पास हार्ट पे और लोअर थॉरेक्स को ओवरलाई कर रहा होता है। ये हमारे पास सेकेंड इंटरकोसल स्पेस से तकरीबन फिफ्थ इंटरकोसल स्पेस तक होता है। चेस्ट का इंटीरियर जो एरिया है उसकी इंस्पेक्शन करनी है, पेशेंट को सही पोजीशन पे बिठाना है। नहीं, इसे डायरेक्ट विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी होगी कार्डियक पोजीशंस की। एडिक्वेट एक्सपोजर करना है क्लेविकल से एपिगैस्ट्रियम तक, ताकि इसमें हमें पूरा प्रीकॉर्डियम जो है वो पूरा विजिबल हो। प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। उसके बाद इंस्पेक्ट करना है चेस्ट शेप को, कोई शेप की डिफॉर्मिटी तो नहीं है, जैसे पेक्टस एक्टिवेटम है या कैरिनेटम है। स्कार्स के लिए देखना है मिडलाइन स्टेर्नोटोमी स्कार, मतलब कोई अगर पहले से वहाँ पे सर्जरी हुई है तो उसका स्कार प्रेजेंट होगा। प्रीकॉर्डियल बल्ज देखनी है। अब अगर कार्डिक एनलार्जमेंट है बहुत टाइम से है तो उसकी वजह से प्रीकॉर्डियल बल्ज डेवलप हो जाती है। विजिबल एपिक स्पीड है अगर, तो वो फिफ्थ इंटरकोसल स्पेस और मिड क्लेविकुलर लाइन पे प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब अगर वो हमारे पास विजिबल है तो इसे हमें हार्ट की पोजीशन का भी पता चलेगा, और ये पता चलेगा कि हार्ट एनलार्ज हुआ है। डिस्प्लेस्ड है अगर एपिक स्पीड, वो लेटरली है या इंफीरियरली है तो फिर कार्डियोमेगली को शो करेगी। पल्सेशन, उसके बाद पल्सेशंस जो हमने एयोटिक एरिया में, पल्मोनरी एरिया या फिर एपिगैस्ट्रिक एरिया, अगर एयोटिक एरिया में है विजिबल पल्सेशन तो वो एयोटिक एनेरिज्म की वजह से होगा। पल्मोनरी एरिया में है तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से, अगर एपिगैस्ट्रिक एरिया में है तो वो राइट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट की वजह से हो सकता है। उसके बाद अगर विजिबल हीव्स या लिफ्ट प्रेजेंट है, अगर वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है ना तो
हार्ट बहुत फोर्सफुली जो है वो कंट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से अपनी कार्डियम पे हमारे पास हीव्स या लिफ्ट्स डेवलप हो सकते हैं, बड़े अच्छे विजिबल भी होंगी वो। नेक्स्ट टॉपिक हुई है, उसमें नेक्स्ट पॉइंट है जेवीपी की इंस्पेक्शन का। पेशेंट की पोजीशन होनी चाहिए 45 डिग्री पे उसको लेटाना है और हेड को स्लाइटली लेफ़्ट की तरफ उसका टर्न कर देना है। इससे हमारे पास पल्सेस विजिबल हो जाती हैं कि जेवीपी एलिवेटेड होगा। जुगुलर वेन को आइडेंटिफाई यहाँ पे करना होता है, ठीक है। एक तो हमें स्टेनोक्लीडोमास्टाइड का लॉन्ग नजर आएगा, उसके अगर एलिवेटेड है तो पल्सेस वहाँ पे फील होंगी। अब इधर कैरोटिड आर्टरी भी तो होती है, तो उससे इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे कि जेवीपी होती है वो पल्पेबल नहीं होती नॉर्मली, ठीक है। उसकी बायोफिजिक वेव फॉर्म होती है। बायोफिजिक वेव फॉर्म का क्या मतलब है कि एक हार्ट बीट में ना जुगुलर वेन जो है उसकी 2 पॉजिटिव पीक्स बनती हैं, ठीक है, एक हार्ट बीट के लिए। और जो मेरे पास कैरोटिड पल्स होती है उसकी सिंगल पीक ही होती है। अगर पोजीशन चेंज करेंगे तो उसकी वजह से जेवीपी जो है वो चेंज हो जाएगी। और अगर क्लेविकल से ऊपर थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो जेवीपी है वो डिसअपीयर हो जाएगी। अब एक दफ़ा जेवीपी जब हमने डिफ्रेंशिएट कर ली कैरोटिड पल्स से, और अगर वो एलिवेटेड है, ठीक है, हमें नज़र आ रही है, तो उसके बाद हमने जेवीपी की हाइट मेजर करनी है। और हाइट क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस होता है फ्रॉम स्टर्नल एंगल, ठीक है। जेवीपी जहाँ तक हमें उसकी पोजीशन फील हो रही हैं वहाँ से स्टर्नल एंगल तक जितना वर्टिकल डिस्टेंस है, ठीक है, वो जेवीपी की हाइट होगी। अगर तो वो है लेस देन 3 to 4 सेंटीमीटर तो वो नॉर्मल है, अगर इससे ज़्यादा है तो वो एलिवेट हुआ होगा। अब रेस्ड जेवीपी होगा किस वजह से, अगर राइट हार्ट फेलियर है, फ्लूइड ओवरलोड है, ट्राइकस्पिड डिजीज़ है, ठीक है, तो उसकी वजह से और भी बहुत सारी कंडीशन होती हैं जिनमें जेवीपी रेस्ड होता है। अब इसको ऑब्जर्व करना होता है जेवीपी को वेव फॉर्म में। तो ये कैसे करते हैं कि फ्लूइड फिल्ड कैथीटर होता है जिसको इंसर्ट करते हैं इनटू द इंटरनल जुगुलर या फिर सबक्लेवियन वेन में, और उसको वहाँ तक लेके जाते हैं जहाँ पे स्पीयर वेना केवा मीट करता है राइट एट्रियम से। और ये कैथीटर कनेक्टेड होता है ट्रांसड्यूसर के साथ, जो कि अब जितना भी प्रेशर होगा ना जहाँ पे स्पीयर वेना केवा मीट करे राइट एट्रियम को, तो उस प्रेशर को ये चेंज करती है इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और एक मॉनिटर पे डायरेक्टली वो वेव्स डेवलप होती हैं, ठीक है। जो ये 3 वेव्स डेवलप होती हैं मीन, जिसमें ए वेव होती है जो कि एट्रियल कंट्रैक्शन को शो करेगी, सी वेव होती है जो कि वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन या ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोजर को शो करेगी, और वी वेव जो है वो पैसिव एट्रियल फिलिंग को। नेक्स्ट टॉपिक है पल्पेट एपिक स्पीड एंड पेरिफेरल पल्सेस। तो एपिक स्पीड पहले देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन तो होना ही होना है, ठीक है। एपिक स्पीड में पेशेंट की पोजीशन और चेस्ट एक्सपोज, उसके बाद इनिशियल पल्पेशन करते हैं विद पाम, जनरली कार्डिक एक्टिविटी, इसमें जनरल कार्डिक एक्टिविटी पता चलेगी, उसके बाद लोकेट कर सकते हैं एपिक्स एरिया को इसमें। अब एपिक स्पीड को लोकेट करते हैं तो उसके लिए फिंगर टिप्स यूज़ करते हैं लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोर्सल स्पेस और मिड क्लेविकुलर लाइन में। ये एनाटॉमिकल इसका एरिया होता है जहाँ पे एपिक स्पीड हमें मिलेगी, तो इसी जगह पे हम फिंगर टिप्स से प्रेशर देंगे तो लोकेट हो भी सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे फील नहीं होगी इस तरह से तो फिर पेशेंट को कहेंगे लेफ़्ट लिटिल पोजीशन में चला जाए वो थोड़ा सा, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो हार्ट है वो चेस्ट के करीब आ जाता है और यहाँ फिर एपिक स्पीड हमें फील हो सकती है। उसके बाद असेस करते हैं लोकेशन को ताकि एग्जैक्ट पोजीशन पता चले। अगर डिस्प्लेसमेंट है एपिक स्पीड की तो वो पता चल सके। साइज़ असेस करते हैं, एपिक्स इम्पल्स का जो एरिया है वो नॉर्मल लेस देन 2 to 3 सेंटीमीटर है, वो अगर वो बढ़ा हुआ है तो मतलब कार्डियोमेगाली है, वो पता चलेगा अगर साइज एरिया को हम वहाँ पे असेस कर लेंगे। उसके बाद एपिक स्पीड का जो करेक्टर है उसको असेस करेंगे। अगर वो टैपिंग एपिक स्पीड है तो मतलब माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से है, अगर हीविंग है तो वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी की वजह से है। अब अगर हाइपर डायनामिक एपिक स्पीड है तो हाई आउटपुट स्टेज जैसे कि फीवर है या फिर एनीमिया है उसकी वजह से। इंटेंसिटी को असेस करते हैं, अगर इंक्रीज इंटेंसिटी होगी तो वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में इंक्रीज होगी। ड्यूरेशन को असेस करते हैं, अगर इम्पल्स ब्रीफ है या फिर सस्टेन है तो इसका मतलब है प्रेशर ओवरलोड है वेंट्रिकल पर। नेक्स्ट इसमें है पेरिफेरल पल्सेस बारपेट करनी है। इसमें देखें अपर लिम में, नेक में, लोअर लिम, हर जगह की पेरिफेरल पल्सेस देखेंगे। लोअर लिम, अपर लिम में हमारे पास रेडियल और ब्रेकियल आर्टरीज होती हैं, नेक में कैरोटिड, और लोअर लिम में फीमोरल, पोप्लिटियल, पोस्टीरियर टिबियल या फिर डोर्सालिस पेडिस। इनकी अगर लोकेशन की बात करते हैं कि हमें ये कहाँ पे पालपेट करनी है, तो रेडियल पल्स रिस्ट में, उसके बाद ब्रेकियल आर्टरी की जो पल्स है वो हमने मीडियल साइड ऑफ आर्म नियर एल्बो। कैरोटिड पल्स जो है वो बिल्कुल साइड ऑफ नेक अलॉन्ग द स्टेनोक्लीडोमास्टाइड। उसके बाद फेमोरल पल्स जो है वो इंक्वाइनल रीजन में पालपेट करेंगे, पोप्लिटियल बिहाइंड द नी, और पोस्टीरियर टिबियल पल्स जो है वो बिहाइंड द मीडियल मेरियोलस ऑफ एंकल, और डोर्सालिस पेडिस जो है वो
एंड डॉर्सम ऑफ फुट पे। सबसे पहले एंड्रो वगैरह हो गया, उसके बाद वार्म योर हैंड्स, क्योंकि पेशेंट को टच करना है तो ठंडे हाथ नहीं होने चाहिए। उसके बाद अब जब हम पल्स लेंगे पेशेंट की, ठीक है, तो उसको 1 मिनट के लिए तो अगर पालपेट करें तो बहुत अच्छी बात है। 30 सेकंड्स के लिए भी कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 15 सेकंड्स के लिए अगर पालपेट करेंगे तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। नॉर्मल होगा हमारे पास 60 to 100 बीट्स पर मिनट। अब जो हमने पल्स पालपेट की उसमें 4 चीज़ें देखनी है, रेट, रिदम, वॉल्यूम और करेक्टर। रेट से तो सिंपली हमें हार्ट रेट पता चल जाएगा। उसके बाद रिदम देखते हैं, अगर इरेगुलर है तो वो इरिथमियास की वजह से हो सकता है। वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम से कार्डियक आउटपुट और आर्टेरियल प्रेशर पता चलता है। अगर तो वीक पल्स है तो इसका मतलब है कि शॉक या हार्ट फेलियर हो सकता है। अगर बाउंडिंग पल्स है तो वो हाइपर डायनामिक सर्कुलेशन की वजह से हो सकता है। करेक्टर देखते हैं, अब ये हमें वेलवुलर हार्ट डिजीज़ के बारे में करेक्टर बताता है। अगर तो वाटर हैमर पल्स है, ठीक है, तो वो एओटिक रिगर्गिटेशन की वजह से। अगर स्लो राइजिंग है तो वो एओटिक स्टेनोसिस की वजह से। अगर बाउंडिंग हमारे पास पल्स है तो वो फीवर और एनीमिया की वजह से हो सकता है। अब अगर एक साइड की हमने फॉर एग्जांपल राइट हैंड से, राइट रिस्ट से हम ले रहे हैं रेडियल आर्टरी पालपेट करें, तो लेफ़्ट की भी करनी है। बायलेटरली इनको हम पालपेट करते हैं और फिर दोनों साइड को कंपेयर करते हैं। अगर तो वो दोनों की सेम है तो सही है। कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें दोनों साइड की डिफरेंट हो सकती है, उसको कहते हैं रेडियो रेडियल डिले। सबक्लेवियन आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होगी। इसमें एक साइड की जो है रेडियल आर्टरी वीक भी होगी और डिलेड भी होगी, ठीक है। तो उसके बाद रेडियो फीमोरल डिले होती है। ये इस तरह से रेडियल और फीमोरल आर्टरी को अगर कंपेयर करेंगे, एक कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा की वजह से होती है। टेम्परेचर ऑफ लिम्ब चेक करते हैं, अगर कोल्ड है लिम्ब, थोड़ा कोल्ड फील हो तो इसका मतलब है कि जो पेरिफेरल सर्कुलेशन है उसका मसला है। कैपिलरी रिफिल टाइम चेक करते हैं, नॉर्मल होते हैं लेस दैन 2 सेकेंड्स और इंडिकेट करता है पेरिफेरल परफ्यूम। इसको चेक कैसे करते हैं कि फिंगर टिप या नेल पैड या स्किन ऑफ फोरहेड, इस तरह से उसको थोड़ी देर के लिए 5-10 सेकंड के लिए प्रेस करते हैं, उसको बस को रिलीज़ कर देते हैं। अब जितने टाइम में दोबारा से उसमें उस एरिया पे ब्लड आ जाए, वो नॉर्मल लेस दैन 2 सेकेंड्स में आना चाहिए। 11th टॉपिक है हमारे पास ऑस्कल्टेशन ऑफ हार्ट साउंड्स एंड मर्मर्स। इंट्रोडक्शन है, पहला स्टेप अपना इंट्रोडक्शन कराना है, उसके बाद इंश्योर करना है क्वाइट एनवायरनमेंट, क्योंकि हमने अब ऑस्कल्टेट करना है हार्ट साउंड और मर्मर्स को। इतनी क्लियर भी कभी कभी साउंड्स नहीं होती मर्मर्स की, तो उसके लिए क्वाइट एनवायरनमेंट होना चाहिए ताकि कोई लो पिच्ड मर्मर है तो वो भी ऑस्कल्टेट हो जाए। प्रॉपर एक्सपोजर कराते हैं। उसके बाद स्टेप जो है वो बहुत ज़्यादा भी ठंडी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट को एक्सपोज कराया पहले तो हमने उसकी बॉडी पे ही टच करनी है स्टेप। अब जो स्टेप का पार्ट होता है डायफ्राम, उसे हाई पिच साउंड स्कल्टेट होती है। जो बेल होती है, छोटा पार्ट होता है डायफ्राम का, उससे डायफ्राम के ऑपोजिट साइड पे जो बेल छोटा पार्ट होता है उसे लो पिच साउंड्स, जो कि S3 S4 या फिर माइट्रल स्टेनोसिस जो मर्मर प्रोड्यूस होता है। हाई पिच साउंड में S1 S2 और ज़्यादातर मर्मर जो होते हैं वो डायफ्राम से में अस्कल्टेट हो जाते हैं। अब अस्कल्टेशन के लिए कौन कौन से एरियाज होते हैं, वो 4 हैं, एओर्टिक, पल्मोनरी, ट्राइकस्पिड और माइट्रल एरिया होता है। जो एओर्टिक एरिया होता है ये स्टर्नल बॉर्डर के राइट साइड पे होता है, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में, और स्टर्नल बॉर्डर के लेफ्ट साइड पे सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में पल्मोनरी एरिया होता है। एओर्टिक में हमें एओर्टिक वेल्व की साउंड स्कल्टेट होगी, और जो पल्मोनरी है वहाँ पे पल्मोनरी वेल्व की साउंड। ट्राइकस्पिड एरिया 4th या 5th इंटरकोस्टल स्पेस में बिल्कुल स्टर्नम के पास होगा, बॉर्डर पे नहीं होगा लेकिन नियर द स्टर्नम होगा। उसके जो माइट्रल एरिया है जहाँ पे एपिक्स है, ठीक है, ये 5th इंटरकोस्टल स्पेस और मिड क्लेविकुलर लाइन पे ये एरिया प्रेजेंट होगा। अब किन हार्ट साउंड को हमने असेस करना है, मेनली S1 और S2 को करते हैं। S1 जो है वो माइट्रल और ट्राइकस्पिड वेल्व के क्लोजर से हमें सुनाई देती है, एपिक्स में सुनाई देगी और बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल को शो करती है। S2 जो है ये क्लोजर ऑफ एओर्टिक एंड पल्मोनरी वेल्व्स की वजह से हमें अस्कल्टेट होगी, एट द बेस होगी और एंड ऑफ सिस्टोल, बिगनिंग ऑफ डायस्टोल पे। उसके बाद अब हमने जो हार्ट साउंड्स थे या मर्मर थे उसके रिदम प्रोसेस करना है। अगर इरेगुलर रिदम है तो वो एरिथमियास की वजह से होगा। ये सॉरी सिर्फ हार्ट साउंड्स के बारे में, ठीक है। अब मर्मर्स है अगर तो मर्मर्स के लिए हमने ये 4 चीज़ें देखनी है। टाइमिंग देखनी है कि वो ड्यूरिंग सिस्टली डेवलप हो रहा है या डायस्टली। उसके बाद लोकेशन देखनी है, लोकेशन इंडिकेट करती है इफेक्टिव वेल्व को, जिस भी एरिया में हमें मर्मर जो है वो अस्कल्टेट होगा। रेडिएशन देखते हैं, अब जो एओर्टिक स्टेनोसिस की वजह से मर्मर होता है ना वो करोटिड्स तक रेडिएट कर रहा होता है। उसके बाद इंटेंसिटी देखते हैं मर्मर की, ये ग्रेड 1 से 6 तक हम इसको ग्रेडिंग करते हैं मर्मर की सिविरिटी।
अब ग्रेडिंग किस तरह से करते हैं कि जो ग्रेड 1 होता है वो बहुत ही फेंट मरमर होता है और इसमें बिल्कुल क्वाइट रूम हो तो कभी कभी सुनाई दे सकती है। सॉफ्ट ग्रेड 2 होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है लेकिन इजीली ऑडिबल होता है। ग्रेड 3 मरमर जो होगा वो मॉडरेटली लाउड होता है लेकिन इसमें पाल्पेबल थ्रिल नहीं होती। थ्रिल होती है मरमर की वजह से ना वाइब्रेशंस फील होती हैं प्रीकॉर्डियम पे, ठीक है, तो उसको थ्रिल बोलते हैं, लेकिन इसमें थ्रिल नहीं होती। जो ग्रेड 4 होता है लाउड होता है, उसमें पाल्पेबल थ्रिल भी होती है। ग्रेड 5 जो होता है वेरी लाउड ऑडिबल विद स्टेथोस्कोप बेयरली टचिंग द चेस्ट, और जो ग्रेड 6 है एक्सट्रीमली लाउड ऑडिबल विद स्टेथोस्कोप ऑफ द चेस्ट। स्पेशल पोजीशंस कुछ फिर देखते हैं, जैसे लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में पेशेंट को कहते हैं कि आप लेफ़्ट साइड पे थोड़े से लेट जाएं, उस करवट पे लेट जाएं। इससे माइट्रल वेल्व की जो साउंड्स हैं वो इन्हेंस हो जाती हैं। अगर पेशेंट को कहते हैं कि आप थोड़ा आगे की तरफ झुकें तो इसमें जो एओर्टिक मर्मर्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से डिटेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पाल्पिटेशंस की हिस्ट्री का। इसमें इंट्रो है पहले ही, उसके बाद पेशेंट से पूछना है कि ऑनसेट क्या था पाल्पिटेशंस का। सडन है तो वो एरिथमियाज की वजह से हो सकता है, अगर ग्रेजुअल है तो वो एंजाइटी या एनीमिया की वजह से भी हो सकता है। अब पेशेंट से पूछना है कि एक जो एपिसोड होती है पाल्पिटेशंस की वो कितने टाइम तक चलती है। अगर शॉर्ट पीरियड के लिए है तो वो पैरालिसिमल एरिथमियाज हो सकते हैं, अगर प्रोलॉन्ग्ड एपिसोड्स हैं तो वो सस्टेन टैकीकार्डिया की वजह से भी हो सकता है। पैरालिसिमल एरिथमियाज मतलब पैरालिसिमल एरिथमियाज का मतलब है कि अचानक से खुद ही स्टार्ट होंगे और खुद ही ख़त्म भी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी देखते हैं, अगर फ्रीक्वेंट हैं बार बार पाल्पिटेशंस हो रही हैं पेशेंट को तो क्रोनिक कार्डिक या कोई सिस्टेमिक कॉज हो सकती है उसकी। पाल्पिटेशन का करेक्टर देखते हैं, अगर फास्ट रेगुलर है तो वो एसवीटी की सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की वजह से हो सकता है। अगर इरेगुलर है तो वो एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से हो सकता है, और अगर फोर्सफुल पाल्पिटेशंस हैं तो वो हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन की वजह से हो सकते हैं। ट्रिगरिंग फैक्टर्स के बारे में पूछते हैं पेशेंट से कि एक्सरसाइज के बाद अगर हो रही हैं पाल्पिटेशन तो वो कोई कार्डिक डिजीज़ है। अगर एंजाइटी की वजह से तो साइकोलॉजिकल काज, अगर कैफ़ीन वैसे भी स्टिमुलेंट इफेक्ट होता है कैफ़ीन का। रिलीविंग फैक्टर्स को पूछते हैं कि अगर रेस्ट से ठीक हो जाते हैं या आपको कोई स्पेशल जो आपका पॉस्चर है वो लेने से ठीक हो जाते हैं, इसको वेगल मैन्यूवर्स बोलते हैं। एसोसिएटेड सिम्टम्स का पूछते हैं साथ में पाल्पिटेशंस के, चेस्ट पेन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, डिजीनेस है या फिर स्वेटिंग है। क्योंकि अगर साथ में चेस्ट पेन है तो वो सजेस्ट करती है कोई इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है। अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है साथ में तो वो हार्ट फेलियर इरिथमियाज की वजह से है। अगर साथ में डिजीनेस है तो वो रिड्यूस सेरेब्रल परफ्यूजन फ्रॉम इरिथमियाज की वजह से सेरेब्रल परफ्यूजन सही से नहीं हो रही है। और अगर स्वेटिंग है तो फिर वो सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी की वजह से है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री पूछते हैं, जैसे कि कोई हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड डिजीज़ या एनीमिया, इन सब की वजह से भी पाल्पिटेशंस हो सकती हैं। ड्रग हिस्ट्री पूछते हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर्स अगर पेशेंट चूज़ कर रहे हैं कैफीन तो इसकी वजह से भी पाल्पिटेशंस हो सकती हैं। फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं, सडन कार्डिक डेथ्स हैं अगर फैमिलीज में पहले से कोई इरिथमियाज हैं तो उसकी वजह से भी कोई जेनेटिक कॉज भी हो सकता है। सोशल हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल या फिर अगर स्ट्रेसफुल उसकी कोई जॉब है या उसके कोई फैमिली इशूज़ चल रहे हैं तो उसकी वजह से भी पाल्पिटेशंस हो सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास चेस्ट पेन की हिस्ट्री लेनी है। आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद साइट का पूछते हैं पेशेंट से। अगर तो सेंट्रल चेस्ट पेन है तो ज़्यादातर उसका कोई कार्डिक कॉज ही हो सकता है। अगर लोकलाइज्ड रिप पेन है तो वो मस्कुलोस्केलेटल कॉज भी हो सकता है। ऑनसेट का पूछते हैं, सडन था या ग्रेजुअल था। मोस्टली एमआई या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से सडन चेस्ट पेन होती है, लेकिन अगर स्टेबल एंजाइना है तो उसकी वजह से ग्रेजुअली डेवलप होती है चेस्ट पेन। करेक्टर का पूछते हैं, प्रेशर, स्क्वीजिंग, बर्निंग, शार्प, स्टैबिंग, कि किस तरह की चेस्ट पेन आपको फील हो रही है। जैसे कि अगर क्रशिंग चेस्ट पेन हो पेशेंट को तो एमआई की वजह से होती है। रेडिएशन पूछते हैं कि ये पेन कहीं और रेडिएट तो नहीं कर रही इस जगह के अलावा, जैसे लेफ़्ट आर्म या जॉ में अगर करी होगी तो इस्कीमिया की वजह से होगा। नेक में कर सकती है, बैक की तरफ रेडिएट कर सकती है पेन। उसके बाद ड्यूरेशन का पूछते हैं कि अगर तो विद इन सेकेंड्स वो रिजॉल्व हो रही है, ठीक है, कुछ सेकेंड्स के लिए चेस्ट पेन है तो कार्डिक कॉज नहीं हो सकता, चांस कम होता है। अगर 5 से 15 मिनट के लिए है तो वो एंजाइना हो सकता है, और अगर 20 मिनट्स या इससे ज़्यादा का पेन है तो फिर वो एमआई हो सकता है। उसके बाद सिविरिटी का पूछते हैं। सिविरिटी के लिए स्केल होता है, जैसे पेशेंट से कहते हैं कि अगर जी हम आपको 1 से 10 तक एक लिमिट दें तो आप कौन सा नंबर सेलेक्ट करोगे अपने पेन की सिविरिटी के लिए। उसके बाद एग्रीवेटिंग फैक्टर्स का पूछते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो करने के बाद आपको ज़्यादा चेस्ट पेन होता है। ये चेस्ट पेन होता ही तब है जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं। इसमें एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग या सिंपल कोई मूवमेंट भी हो सकती है। उसके बाद रिलीविंग फैक्टर्स का पूछते हैं,
कि रेस्ट से ठीक होता है या कोई मेडिसिन लेनी पड़ती है, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन है। अगर रेस्ट से ठीक हो रहा है तो मतलब इसका कि स्टेबल एंजाइना है। उसके बाद एसोसिएटेड सिम्टम्स पूछते हैं, जिसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। अगर साथ में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी है तो वो हार्ट फेलियर या पल्मोनरी डिजीज़ की वजह से चेस्ट पेन हो रही है। अगर स्वेटिंग भी है साथ में तो वो एक्यूट एमआई हो सकता है। अगर नोजिया वॉमिटिंग है तो इसका मतलब है कि एमआई है लेकिन वेगल स्टिमुलेशन की वजह से है। और अगर पाल्पिटेशंस हैं चेस्ट पेन के साथ तो वो इरिथमियास की वजह से ज़्यादातर हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट से पास मेडिकल हिस्ट्री पूछते हैं कि हाइपर टेंशन है या डायबिटीज़ है। तो इन कंडीशंस में कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का रिस्क बढ़ सकता है, जिसकी वजह से एमआई होगा। कोई भी कंडीशन होगी तो उसकी वजह से चेस्ट पेन होगी। उसके बाद ड्रग हिस्ट्री पूछते हैं, जैसे नाइट्रेट्स है या एंटी हाइपरटेंसिव है। तो इससे ये हमें पता चलेगा कि ये मेडिसिन पेशेंट ले रहा है तो उसका मतलब है कि उससे पहले ही कोई कार्डिक डिजीज़ है जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो पेन जो रिलेटेड होगी वो ज़्यादा चांस होगा कि कार्डिक सिस्टम से रिलेटेड ही है। फैमिली हिस्ट्री पूछेंगे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की जो काफ़ी सारी डिजीज़ होती हैं वो फैमिली में ही रन कर रही होती हैं, तो इससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा। सोशल हिस्ट्री का पूछते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल या लाइफस्टाइल, ये मेजर रिस्क फैक्टर्स होते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिस्निया या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की हिस्ट्री लेनी है। इंट्रोडक्शन के बाद ऑनसेट का पूछना है, अगर सडन ऑनसेट है डिस्निया का तो वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से होगा। और अगर ग्रेजुअल है तो कोई क्रोनिक कंडीशन है, जैसे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ की वजह से। ड्यूरेशन का पूछना है कि एक्यूट है या क्रोनिक डिजीज़ है। अगर एक्यूट है डिस्निया कम टाइम से तो एक्यूट डिजीज़ होगी। अगर क्रोनिक है तो काफ़ी टाइम से चल रहा होगा। सिविरिटी के बारे में पूछते हैं, प्रोग्रेशन के बारे में पूछते हैं। ज़्यादातर जो हमारे पास क्रोनिक लंग डिजीज़ होती हैं या फिर हार्ट फेलियर होता है उसमें प्रोग्रेशन हो रही होती है डिस्निया की, कम से ज़्यादा होता जाता है। उसके बाद पूछते हैं कुछ चीज़ें कि आपको कोई एक्टिविटी करने पे, एक्सरसाइज करने पे अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है तो वो ज़्यादा कार्डिक डिजीज़ की वजह से हो सकता है। और थोपनिया है अगर तो वो हार्ट फेलियर की वजह से हो सकता है। या फिर पीएनडी है तो वो लेफ़्ट हार्ट फेलियर की वजह से हो सकता है। और थोपनिया है कि पेशेंट को लेटने पे सांस की तंगी फील होगी और जब वो उठ के बैठ जाएगा तो ठीक हो जाएगा। और पीएनडी है पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया, जिसमें क्या है कि पेशेंट सो रहा होता है लेकिन उसको इतनी सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है कि पेशेंट नींद से उठ जाता है। उसके बाद एसोसिएटेड सिम्टम्स पूछते हैं कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ अगर चेस्ट पेन भी है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म या कार्डिक इस्कीमिया की वजह से होगी। अगर साथ में कफ है तो कोई रिस्पिरेटरी डिजीज़ है। सारे मसले रिस्पिरेटरी सिस्टम के हैं, कफ भी है डिस्निया में तो कोई रिस्पिरेटरी डिजीज़ है। अगर स्पूटम प्रोडक्शन भी है साथ में तो इन्फेक्शन है या फिर ब्रोंकाइटिस है। अगर वीजिंग है साथ में तो एस्थमा हो सकता है या फिर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर डिस्निया के साथ फीवर है तो वो इन्फेक्शन हो सकता है। फास्ट मेडिकल हिस्ट्री पूछते हैं, अगर पेशेंट को एस्थमा है, सीओपीडी है या फिर हार्ट डिजीज़ है तो इन सब की वजह से डिस्निया हो सकता है। उसके बाद ड्रग हिस्ट्री पूछते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स या डाययूरेटिक्स के बारे में अगर पेशेंट आपको बताए तो इसका मतलब है कि उसे पहले से भी ट्रीटमेंट है रिस्पिरेटरी थ्रेट से रिलेटेड। उसके बाद स्मोकिंग हिस्ट्री पूछते हैं, क्योंकि अगर स्मोकर है पेशेंट तो सीओपीडी का चांस बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी लंग डिजीज़ जैसे इवन लंग कैंसर भी डेवलप हो सकता है। उसके बाद ऑक्यूपेशन हिस्ट्री का पूछना होता है, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसे ऑक्यूपेशंस होते हैं जिनमें लंग डिजीज़ डेवलप होने का चांस ज़्यादा होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रेट, रिदम एंड एक्सेस इंटरप्रिटेशन ऑफ ईसीजी। ईसीजी में जब हमारे पास एक ईसीजी की रीडिंग आती है उसमें सबसे पहले कुछ चीज़ें कंफर्म करनी होती है, जिसमें पेशेंट का नाम और एज होती है। उसके बाद कैलिब्रेशंस होती हैं कुछ ईसीजी की, वो कंफर्म करनी होती है। उसके अलावा डेट एंड टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग कंफर्म करनी है, कोई बहुत पुरानी ईसीजी भी ना हो। उसके बाद कैलिब्रेशंस में पेपर की स्पीड चेक करते हैं जो कि 25 मिलीमीटर पर सेकंड होनी चाहिए। वोल्टेज चेक करते हैं, वोल्टेज के लिए जो कैलिब्रेशन की होती है, मतलब अगर 10 मिलीमीटर है तो वो इक्वल होगा 1 मिली वोल्ट के। ये सारा कुछ ये डिटेल्स और कैलिब्रेशंस कंफर्म करनी होती हैं कोई भी ईसीजी इंटरप्रेट करने से पहले। उसके बाद काम करना होता है हार्ट रेट कैलकुलेट करना, ठीक है। ईसीजी से वो हम दो मेथड होते हैं उसके, एक 300 रूल होता है और एक 1500 रूल होता है। ईसीजी में हमारे पास आर वेव्स होती हैं, ठीक है। उसमें क्या करना है कि जो भी आर वेव के बीच में जो नंबर ऑफ़ लार्ज बॉक्सेस होंगे वो काउंट करने हैं, उनको 300 से डिवाइड कर देना है। मतलब 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ लार्ज बॉक्सेस बिटवीन टू कंसेक्टिव आर वेव्स, तो वो हमारे पास इक्वल टू होगा हार्ट रेट। और अगर उन्हीं दो आर वेव्स के बीच के हम स्मॉल बॉक्सेस को काउंट कर लें तो 1500 से उनको डिवाइड कर लें, मतलब 1500 डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ स्मॉल बॉक्सेस बिटवीन टू कंसेक्टिव आर वेव्स, तो वो हार्ट रेट के इक्वल होगा। उसके बाद कार्डिक रिदम असेस करना होता है, रेगुलरिटी देखते हैं, पी वेव्स देखते हैं, पीयर इंटरवल देखते हैं। रेगुलरिटी कैसे देखेंगे, आर वेव्स के बीच का डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है। ए
दो आर वेव्स थी, उनके बीच का डिस्टेंस, फिर अगले के बीच का डिस्टेंस, अगले के बीच का डिस्टेंस। अगर तो ये रेगुलर चल रहा है तो मतलब इक्वल स्पेसिंग है इसमें, तो रेगुलर है रिदम। और अगर ये इरेगुलर हो जाएगा, स्पेसिंग इक्वल नहीं रहेगी, तो वो इरेगुलर रिदम होगा और वो एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से होता है। इसके बाद पी वेव्स देखते हैं। नॉर्मल एक ही होती है जो कि एक क्यू आर एस से पहले होती है, ठीक है। अगर तो ये एब्सेंट है, ये नॉर्मल है, तो वो एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से हो सकती है। उसके बाद पी आर इंटरवल देखते हैं जो कि नॉर्मल होता है 0.1 से 0.2 सेकेंड्स। अगर प्रोलॉन्ग है तो ये फर्स्ट डिग्री ए वी ब्लॉक की वजह से होगा, और अगर शॉर्ट है तो प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम की वजह से होगा। प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम क्या होता है कि कार्डिक कंडक्शन ऑफ हार्ट का मसला होता है, जहाँ पे जो हार्ट के वेंट्रिकल्स होते हैं ये प्रीमेच्योरली एक्टिवेट हो जाते हैं ड्यू टू एसेसरी कंडक्शन पाथवेज। एवी नोड के अलावा कुछ कंडक्शन पाथवेज डेवलप हो जाते हैं जिनकी वजह से वेंट्रिकल जो हैं वो प्रीमेच्योरली एक्टिवेट हो जाते हैं, तो ये प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम है। उसके बाद कार्डिक एक्सेस की डिटर्मिनेशन, दो लीड्स हमने देखना है, लीड आई और ए वी एफ, ठीक है, लीड 1 और ए वी एफ। अब अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये नॉर्मल एक्सेस है। अगर लीड 1 पॉजिटिव है, ए वी एफ नेगेटिव है, तो ये हमारे पास लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन होती है और ये ड्यू टू लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, लेफ़्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक या फिर इन्फीरियर एमआई की वजह से होगा। और अगर लीड एवीएफ पॉजिटिव है लेकिन लीड आई नेगेटिव है, तो ये राइट एक्सिस डेविएशन होगा और ये राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो क्रोनिक लंग डिजीज़ की वजह से होता है। अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो ये एक्सट्रीम एक्सिस है। उसके अलावा इन चीज़ों के अलावा जो हम चीज़ें देख सकते हैं ईसीजी में ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं। नॉर्मल इसका ड्यूरेशन होता है 0.1 सेकेंड से कम। अगर ये प्रोलॉन्ग है तो वो बंडल ब्रांच ब्लॉक की वजह से प्रोलॉन्ग हो सकता है। अगर एसटी सेगमेंट है तो वो इसके एलिवेशन भी हो सकती है, डिप्रेशन भी हो सकती है। अब जो हमारे पास एम आई सिंपल होगा, ठीक है, उसमें जो कि हमारे पास एन स्टेमी होता है, नॉन एस टी एलिवेशन एम आई, उसमें डिप्रेशन हुई होती है और स्टेमी में एलिवेशन हुई होती है एस टी सेगमेंट की। टी वेव्स देखते हैं, इन्वर्टेड होती हैं ड्यू टू इस्कीमिया और पीक्ड होती हैं ड्यू टू हाइपरक्लीमिया।